आमतौर पर ली शियाओन सुरुचिपूर्ण और सुंदर थी। वह हमेशा शांत और संयमित रहती थी, लेकिन इस समय उसने एक हैरान करने वाला भाव दिखाया जिसने उसके बगल में बैठे युवक और युवतियों को उत्सुक कर दिया। उनमें से एक ने फिर से पूछा, जूनियर बहन, क्या आप इस छोटे भिखारी को जानती हैं? ली शियाओन ने तुरंत अपना संयम वापस पाया और सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। बहन ली, आप उसे कैसे जानती हैं? लड़कियों में से एक हैरान थी। ये फैन के कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर थका हुआ था। चाहे आप उसे किसी भी नजर से देखें, वह समाज के सबसे निचले पायदान पर था। वह उनसे बिल्कुल अलग दुनिया से था। मैं भी उसी जगह से आया हूँ जहाँ से वह आया है। हम दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। ली शियाओन उदासीन दिखे। जब ये फैन ने एक पड़ोसी शब्द सुना तो वह हल्के से मुस्कुराया और केवल हेलो कहा। उसने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो यह एक पुराना परिचय है। तुम्हारा छोटा पड़ोसी वाकई अधीर है। सड़क इतनी चौड़ी है लेकिन फिर भी वह गलती से मुझसे टकरा गया। भाई यान को लगा कि वह कुछ चुराने जा रहा है, लेकिन ये युवक सचमुच दयनीय है। इतनी कम उम्र में ही वह भिखारी बन गया है। आजकल भिखारी भीख मांगते हुए चोरी भी करते हैं। बहन ली, आपको उसे बताना होगा कि वह गलत रास्ता न अपनाए। साधक और नश्वर दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। खास तौर पर नश्वर दुनिया के सबसे निचले तबके के लोग भिखारी, उनसे कोई बातचीत करना और भी मुश्किल था। जब युवा पुरुष और महिलाएं बात करते थे तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ये फैन उनके बगल में है। भाइयों और बहनों, क्या आपके पास पैसे हैं? मुझे कुछ उधार दीजिए। ली शियाओ ने युवक युवतियों से कुछ पैसे लिए और ये फैन को दिए। जाओ अपने कपड़े बदलो। भिखारी मत बनो। मुझे विश्वास है कि तुम अपना भरण पोषण खुद कर सकते हो। बहन ली बहुत दयालु हैं। हाँ, बहन ली सचमुच दयालु हैं। वह तो बस एक पड़ोसी है, लेकिन उसने उसे बहुत सारा पैसा दिया है। छोटे भिखारी, तुम्हें भविष्य में सही रास्ते पर चलना होगा। चोरी मत करना, अन्यथा तुम्हें सिस्टर ली के सामने पछताना पड़ेगा। उनके बगल में बैठे सभी युवक और युवतियां बोलने लगे। ये फैन की आंखें साफ थीं। उसने चुपचाप ली शियाओन को देखा और पैसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बगल में खड़े एक युवक ने तुरंत भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं कहता हूँ, छोटे भिखारी, तुम्हें क्या हो गया है? जूनियर सिस्टर ली ने तुम्हें साफ पैसे दिए हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं चाहते। क्या तुम सच में चोरी करके जीना चाहते हो? ली शियाओन के चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखें झील की सतह की तरह शांत थीं। उसने सिक्का ये फैन को देते हुए कहा, इसे ले लो और एक सामान्य व्यक्ति बनो। ये फैन ने अपने आसपास के लोगों की अनदेखी करते हुए सिक्का पीछे धकेल दिया। चिंता मत करो, मैं बच सकता हूँ। मैं आपके साधना पथ पर सुगम यात्रा की कामना करता हूँ। ये छोटा भिखारी सचमुच अपनी इज्जत बचाना चाहता है और कष्ट सहना चाहता है। वह पहले ही भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है, फिर भी वह अभी भी बहुत पुण्यवान है। अब इतने पुण्यवान मत बनो। बस पलटो और चोरी करो। उसके बगल में बैठे युवक और युवतियां बहुत असंतुष्ट थे। ली शियाओन ने ये फैन को घूरते हुए शांत स्वर में कहा, ये अब आपके लिए मददगार हैं, इसलिए इन्हें अस्वीकार न करें। जल्दी करें और इन्हें स्वीकार करें। मुझे मत बताएं कि आप वास्तव में जीविका के लिए भीख मांगना चाहते हैं। ये फैन ने फिर भी सिक्का नहीं लिया। अपनी जवानी वापस पाने के लिए बधाई। उसने महसूस किया कि ली शियाओन अभी बिटर सी स्टेज पर ही थी और उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने अपनी जीवंतता वापस क्यों पाली थी। धन्यवाद, मैं भाग्यशाली था। ली शियाओन ने जोर नहीं दिया और सिक्का वापस ले लिया। युवतियों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये छोटा भिखारी वाकई बहुत कुछ जानता है। वह तो ये भी जानता है कि छोटी बहन ली अपनी जवानी खो चुकी है। ऐसा लगता है कि वह वाकई एक पुराना परिचित है। वह और मैं सिर्फ पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। शायद 10 साल से ज्यादा समय के बाद जब हम फिर मिलेंगे तो उसे पहचानना मुश्किल होगा। ली जियाओन शुरू से लेकर आखिर तक बहुत शांत रही। उसने उदासीनता से कहा, जैसे वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ये फैन का चेहरा धूल से सना हुआ था, फिर भी उसकी मुस्कान बहुत उज्जवल थी। उसके मुंह में बर्फ जैसे सफेद दांत दिख रहे थे। हाँ, यादें हमेशा फीकी पड़ जाती हैं। कुछ लोग और चीजें समय बीतने के साथ साथ फीकी पड़ जाती हैं। ये छोटा भिखारी बुरा नहीं है, लेकिन उसका चरित्र काफी अच्छा है। बगल में खड़ी एक लड़की ने ली शियाओन की ओर देखने से पहले ये फैन की ओर देखा। उसने कहा, यह अफसोस की बात है कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती हैं, छोटी बहन। अन्यथा आप उसे जियान ग्रोटो हेवन में वापस ला सकती थी और उसे संप्रदाय में छोटे मोटे काम करवा सकती थी। यह उसकी सड़कों पर भीख मांगने से बेहतर है। ये सुनकर एक आदमी ने सिर हिलाया। जब लोगों को चुनने की बात आती है तो संप्रदाय बहुत सख्त है, आपको उन्हें अच्छी तरह से जानना चाहिए। ली शियाओन एक पुराने कुएं की तरह शांत थी, उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत थी। उसने ये फैन से कहा, गलत रास्ते पर मत चलो। एक साधारण व्यक्ति बनो, यह जरूरी नहीं कि एक तरह की खुशी हो। ये फैन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने हाथ हिलाया और बड़े बड़े कदमों से चला गया। ये छोटा सा भिखारी लोगों को एक बहुत ही खास एहसास देता है। उसके बगल में बैठे युवक और युवतियों ने सर्वसम्मति से मूल्यांकन किया। ये फैन बड़े बड़े कदमों से चला गया और लोगों की अंतहीन भीड़ में घुल मिल गया। करीब 15 मिनट बाद वह एक एंटीक शॉप में दिखाई दिया, जहां वह लगातार बॉस से मोलभाव कर रहा था। क्या ये केवल 50 तांबे के सिक्के हैं? व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए और बहुत लालची नहीं होना चाहिए। युवक, इतना लालची मत बनो। ये तो बस एक लकड़ी का बक्सा है। इसकी कीमत 10 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर कैसे हो सकती है? ये लाल चंदन का बक्सा है। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं दूसरी दुकान पर चला जाऊंगा। इतना कहकर ये फैन मुड़ा और चला गया। इतनी जल्दी मत करो, कीमत पर बातचीत की जा सकती है। प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक ने जल्दी से ये फैन को रोका। अंततः ये फैन संतुष्ट हो गया और 10 स्वर्ण सिक्के लेकर चला गया। दोपहर हो चुकी थी। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह खाना खाकर भागना नहीं चाहता था। अंत में उसने लाल चंदन की लकड़ी का बक्सा बेच दिया जिसमें स्रोत था और स्रोत को संग्रहित करने के लिए एक अन्य साधारण लकड़ी के बक्से का इस्तेमाल किया जिसकी कीमत केवल एक तांबे के सिक्के के बराबर थी। जियांग परिवार का शूरवीर।
जब ये फैन ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया तो वह तुरंत चौंक गया। विशाल शहर के ऊपर आसमान में एक अजीब जानवर चक्कर लगा रहा था। कुछ ही देर बाद वह दूर उड़ गया। वह बहुत हैरान था। उसे नहीं पता था कि दूसरी पार्टी हमेशा उसे कैसे ढूंढ सकती है। ये फैन एक रेस्तरां में गया, व्यंजनों का एक टेबल ऑर्डर किया और अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाया। भागने के पिछले कुछ दिनों में उसने गर्म भोजन नहीं खाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस समय भूखा था। 1 घंटे के बाद अंततः वह संतुष्ट होकर खड़ा हुआ। वेटर बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि वह मैले कुचले कपड़े पहने हुए था, किसी भिखारी की तरह खाना मांग रहा था। उसे डर था कि वह खाना खाकर चुपचाप खिसक जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये फैन उससे झगड़ा नहीं करेगा। उसने पैसे नीचे फेंके और नीचे जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, वह चौंक गया। जियांग परिवार का शूरवीर अजीब जानवर पर सवार होकर शहर में प्रवेश कर चुका था और बस सड़क के कोने के आसपास गायब हो गया। क्या चल रहा है? वे हमेशा मेरा पीछा क्यों कर सकते हैं? हालांकि वे मुझ पर ताला नहीं लगा सकते, लेकिन वे सामान्य दिशा का पता लगाने में सक्षम प्रतीत होते हैं। ये फैन के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसे लगा कि हालात ठीक नहीं है। वह अब इस शहर में और नहीं रह सकता, नहीं तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। वह रुका नहीं और सीधे शहर से बाहर निकल गया। फिर वह उड़कर दूर पहाड़ी जंगल में जा गिरा। वे वास्तव में जिद्दी हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से कैसे दूर कर सकता हूँ? ये फैन पहाड़ों को पार करता हुआ अंतहीन पर्वत श्रृंखला से गुजरा। वह तभी रुका जब आसमान में अंधेरा छा गया। ठीक इसी समय ये फैन को लगा कि पर्वत श्रृंखला की गहराई में आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी। यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक सघन लग रही थी। जब वह कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य प्रकट हुआ। उसने एक बड़ा चूना पत्थर देखा जिस पर 4 प्राचीन शब्द खुदे हुए थे, पर्पल यान गुफा स्वर्ग। मैं यहाँ कैसे आ गया? ये फैन को पता चला कि वह वास्तव में बैंगनी यान गुफा स्वर्ग में पहुंच गया था। ये वह संप्रदाय था जिसमें ली जियाउन था। ये धन्य भूमि उस शहर से बहुत दूर नहीं थी जहां वह अभी गया था। यहाँ ये बताना आवश्यक था कि इस पुस्तक में निश्चित रूप से एक प्रेम कहानी होगी तथा इसमें विभिन्न महिला पात्रों का वर्णन भी अवश्य होगा।